एक और बड़ी खबर जिसका रुख हम करना चाहेंगे। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र में मौजूद हैं। उस अल-हकीम मस्जिद के अंदर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी, जहां पर दाऊदी बोहरा समाज के लोग भी हैं और प्रधानमंत्री को इस मस्जिद के बारे में जानकारी दी जा रही है। मिस्र की ये मस्जिद जहां पे दौरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस समय मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी काहिरा में हैं, मिस्र की राजधानी में, और इससे कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री को हेलियोपोलिस भी जाना है, वो वॉर सिमेट्री जहां पर कई भारतीयों की भी समाधियां हैं, कहा जाए उनकी भी वहां कब्र हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इजिप्ट के दौरे पर हैं, मिस्र के दौरे पर हैं, और इस मिस्र यात्रा के दौरान भारत और मिस्र के सांस्कृतिक संबंधों की भी ये एक गवाही देती तस्वीर है। अल-हकीम मस्जिद जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी जा रही है इस मस्जिद के बारे में, इसके इतिहास के बारे में। सन 1980 में इसके रीडेवलपमेंट का काम पूरा हुआ। इस मस्जिद में 4 बड़े हॉल बनाए गए हैं। अल-हकीम मस्जिद जिसके बारे में जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दी जा रही है। 13,560 वर्ग फीट में फैली हुई यह मस्जिद है, जिसके अंदर 5,000 वर्ग मीटर में बना हुआ इसका आंगन है। इस मस्जिद में 13 दरवाजे हैं और पत्थर से बना इसका मुख्य हिस्सा है, उसमें मीनारे हैं। और प्रधानमंत्री को वहां पर जो इस तरीके के पात्र हैं उनके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। हैंडीक्राफ्ट जो होता है, हस्तशिल्प, उसकी जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री को खास तोहफा भी भेंट किया गया है। इस अल-हकीम मस्जिद के दौरे में प्रधानमंत्री मोदी भारत और मिस्र के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए अल-हकीम मस्जिद के भी दौरे पर गए हैं। इस समय प्रधानमंत्री मोदी इस मस्जिद में पहुंचे हैं। वहां पर तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया प्रधानमंत्री मोदी का, और लोगों ने उनके साथ तस्वीरें खिंचाई। प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे अल-हकीम मस्जिद तब उनका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया गया। तमाम लोगों ने, मस्जिद के मौलवी इस मौके पर मौजूद थे, साथ ही जो और वहां पर लोग हैं, तमाम अधिकारी हैं, मिस्र सरकार के जो अधिकारी हैं वो भी उनके साथ इस मौके पर मौजूद थे। और अल-हकीम मस्जिद का बोहरा समाज के लिहाज से भी खास महत्व है, और गुजरात जहां से प्रधानमंत्री मोदी आते हैं वहां से भी बोहरा समाज का काफ़ी कनेक्शन है। और ये जो संबंध है ये बताता है कि किस तरीके से भारत और मिस्र के संबंध किस तरीके से मजबूत हो सकते हैं। और विदेश मामलों के जानकार रविंद्र सचदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनका रुख करना चाहेंगे। सचदेव साहब, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अल-हकीम मस्जिद पहुंचे हैं, ये भारत और मिस्र के सांस्कृतिक संबंधों, ऐतिहासिक रिश्ते को मजबूत करने के लिहाज से भी काफ़ी अहम तस्वीरें होंगी। जी हाँ, बिल्कुल होंगी। पर एक चीज और देखिए, जैसे अभी अमेरिका में मोदी जी थे तो वहां पे इंडियन डायस्पोरा का जो जो भी कहिए आप पार्टिसिपेशन, एंथुसियाज्म, और भारत अमेरिका के रिश्तों के बीच में डायस्पोरा का रोल, आप इधर इजिप्ट में देखिए जो बोरा समाज है, डेफिनेटली यस, ये इनका जो मेन स्पिरिचुअल बेस है वो तो सूरत में है। तो इसको भी आप इस नजर से भी देख सकते हैं ऑल्सो कि भारत के डायस्पोरा के जो रिलेशंस हैं अलग अलग देशों में, उनसे भारत को कितनी कल्चरल और सॉफ्ट, मैं पावर शब्द यूज नहीं करूंगा, बट डीपर रिश्तों की अपॉर्चुनिटी मिलती है अलग अलग देशों में। इजिप्ट और भारत के, इजिप्ट भी बहुत पुराना देश है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है। इजिप्ट हमारे साथ नॉन अलाइन मूवमेंट का को फाउंडर था, भारत इजिप्ट और इंडोनेशिया जी। तो ये जो सारे रिश्ते हैं, इनको देखिए, आज की दुनिया में एक तरह से आप समझे नया युग चालू हो रहा है, नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में हर देश अपने रिश्ते रीडिफाइन, रिकैलिब्रेट कर रहा है। हम ब्लेस्ड हैं भारत कि हमारे बहुत सारे देशों रविंद्र सचदेव जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर भारत और मिस्र के बीच की जो ये नई नजदीकी बढ़ी है, क्योंकि 26 जनवरी पे गणतंत्र दिवस के मौके पर इस साल भारत के खास मेहमान थे मिस्र के राष्ट्रपति, और अब प्रधानमंत्री का दौरा, ये जो नई नजदीकी है इसके क्या मायने हैं और इसका भारत के लिए क्या कुछ फायदा हो सकता है मिस्र के साथ आने का? इसमें 2-3 बड़े कॉन्क्रीट मायने हैं। एक तो इजिप्ट बाय द वे इस समय फाइटर जेट, 70 फाइटर जेट खरीदने के लिए मार्केट में है, और हमारा तेजस भी एक उसका कॉम्पिटिटर है कि जो हम सप्लाई चाहते हैं। साउथ कोरिया हमारा कंपटीशन है एनीवे। तो अब ये जो बाय द वे अगेन अमेरिका का लिंक, ये जो फाइटर जेट की डील हुई अमेरिका में, जिसके चलते अब हमारे तेजस के लिए हम खुद अपने इंजन यहाँ बनाएंगे, तो अब हमारा दावा इजिप्ट को अपने 70 या कुछ ट्रेनर तेजस एयरक्राफ्ट बेचने का हमारा दावा स्ट्रॉन्गर हो गया है। तो मेरे विचार से आने वाले वक्त में हमें तेजस रिलेटेड डिफेंस डील की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है भारत को इजिप्ट के साथ कॉन्क्रीट। दूसरा, सुएज कैनाल इंपॉर्टेंट है, दुनिया भर की शिपिंग वहां से जाती है, वहां पे इंडस्ट्रियल जोन है। इजिप्ट ने एक इंडस्ट्रियल जोन का पार्ट
एक पार्ट हमें दिया है जहां पे भारतीय कंपनी और एक इंडियन पोर्ट भी बनेगा। उसी इंडस्ट्रियल पार्क में बाय द वे 2 रशियन स्पेशल जोन्स हैं और 2 रशियन पोर्ट्स हैं, एक चाइनीज स्पेशल जोन है और उसका चाइनीज पोर्ट है। अभी तक भारत का नहीं था, अब भारत का भी वहां पर एक इंडस्ट्रियल पार्क और एक पोर्ट बनेगा। तो ये तो कॉन्क्रीट हमें जो चीजें दिखती है इमीडिएट में, हार्ड बेनिफिट्स में जिसे आप कहे इजिप्ट के साथ। इसके अलावा जो सॉफ्ट चीजें दिखती हैं काफी, इनफैक्ट हार्ड में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अभी पिछले महीने एक मीटिंग हुई थी सऊदी अरेबिया में, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, हमारे अजीत डोभाल और अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। उसमें यह प्लान बना था कि अरब वर्ल्ड में रेलवे लाइंस का नेटवर्क बनाया जाएगा जो कि इंडिया से लिंक करेगा। मतलब रेलवे लाइंस का नेटवर्क होगा अरब और मिडिल ईस्ट के देशों में, जो किसी समुद्री पोर्ट पे आएगा और उस समुद्री पोर्ट से भारत को कनेक्ट किया जाएगा। ये एक तरह का काउंटर है चाइनीज BRI बेल्ट इनिशिएटिव का। इस प्रोजेक्ट में आइडिया ये है कि पैसा होगा सऊदी का, टेक्नोलॉजी होगी अमेरिका की, जो भी रेलवे इंजन वगैरह की, ट्रैक्स जो लगाए जाएंगे वो भारतीय रेल लगाएगी, क्योंकि इंडियन रेलवेज को एक्सपीरियंस है। हमने अफ्रीका में भी बड़े प्रोजेक्ट्स करे, जैसे आप सब जानते होंगे। तो इसमें ये 3 देश इस तरह से मिलके आएंगे और ये एक नेटवर्क बनेगा कनेक्टिविटी का, जो कि एक काउंटर होगा चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव का। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस कड़ी में जो कनेक्टिविटी है, रविंद्र सचदेव जी, मिस्र की एक खास जियोपॉलिटिकल अहमियत ये भी है कि वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, लेकिन अरब के साथ भी उसका बहुत नजदीकी है। और ये जो ज्योग्राफी है, ये भारत की रीच को ज्यादा बढ़ाएगी इस पूरे इलाके के अंदर। एब्सोल्युटली, वही तो अभी बात हो रही थी कि सुएज कैनाल पे हमें अब एक पोर्ट मिल जाएगा जो कि कंस्ट्रक्टेड होगा बाय इंडियन कंपनी एंड कंपनीज, और वहां पे भारतीय कंपनीज लोकेट भी करेंगी स्पेशल जोन। तो हमें, जैसे आप एग्जैक्टली कह रहे हैं, जो ज्योग्राफिक लोकेशन है वहां पे हमारा एक पोर्ट हो जाएगा। दैट्स वन। दूसरा, अगेन अरब और अफ्रीका की कनेक्टिविटी, जो मैं रेलवे लाइंस की बात कर रहा हूं, जो प्रोजेक्ट अब बनने वाला है वो शुरू होना है कि सऊदी फंडेड रेलवे लाइन नेटवर्क कनेक्टिंग शहर या ट्रेडिंग सेंटर्स अप टू द पोर्ट्स, और उन पोर्ट से फिर भारत से शिपिंग से कनेक्टिविटी फॉर ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। तो ज्योग्राफिक मायने से जो आप बात करें, एग्जैक्टली उसी पर एक्चुअली चीजें हो रही है। यस रविंद्र सचदेव जी, एक समय था जब मिस्र का झुकाव चीन की तरफ ज्यादा था, लेकिन अचानक ऐसा क्या बदला कि अब अब्दुल फतेह अल सीसी की जो सरकार है वो भारत का रुख करना चाहती है, भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करना चाहती है? क्या ये सप्लाई चेन डिसरप्शन, या कहा जाए कि जो चीन के कर्ज का फंदा है, डेट ट्रैप है, उसके बाद कुछ एहतियात के कदम मिस्र ने उठाए हैं? जी हाँ, उसके बाद है, जैसे अभी बात हो रही थी कि कोविड हुआ और रशिया यूक्रेन वॉर हुई, इसके बाद ये दुनिया एक नए, जैसे कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है ना, पूरी दुनिया रीस्टार्ट हो रही है। तो हर देश दोबारा से सोच रहा है कि मेरे को किसके साथ दोस्ती करनी है, गहरी करनी है, किससे दूरियां बनानी है, राइट। चाइना का जो डेट ट्रैप और जो प्रॉब्लम्स दिखी हैं श्रीलंका को लेके, पाकिस्तान को लेके, इजिप्ट को समझ आ रहा है कि मेरे को अब कोई दूसरे सोर्सेज और दोस्तियां बनानी है, राइट। एंड ऑल्सो बाय द वे, इसमें अमेरिका का भी रोल है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये रेलवे लाइंस वाला जो प्रोजेक्ट है, ये अमेरिका पुश कर रहा है, क्योंकि देखिए चाइना का जो इन्फ्लुएंस अफ्रीका में है, चाइना पैसे देता है, कोई और पैसे नहीं देता, इसलिए चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। तो अमेरिका ने रियलाइज किया कि कोई ऐसा प्लान बनाते हैं जिसके चलते कुछ हद तक हम चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव उसको काउंटर करें। तो उसमें जो प्लान निकल के आया कि ठीक है, पैसा सऊदी का, टेक्नोलॉजी अमेरिका की, टेक्निकल एक्सपर्टीज भारत की, राइट। तो ये जो ओवरऑल जब प्लान बना, तो इसमें इजिप्ट भी इंक्लूड होने में इच्छुक है, क्योंकि उसको है कि उसके भी देश में रेलवे लाइंस के नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। सचदेवा जी, ग्रीन एनर्जी जिसके लिए भारत लगातार कोशिश कर रहा है, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से भी बताया जा रहा है कि इजिप्ट का ये जो प्रधानमंत्री का दौरा है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हाइड्रोजन एनर्जी सप्लाई के अंदर इजिप्ट एक बड़े सप्लायर के तौर पर उभरा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ग्रीन एनर्जी और हाइड्रोजन, एक्चुअली ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन की जो एनर्जी है जो जनरेट होती है सोलर पावर को यूज करके, राइट। आप जब हम हाइड्रोजन बनाते हैं, हाइड्रोजन बेसिकली पानी लीजिए H2O, उसमें ऑक्सीजन अलग करके हाइड्रोजन अलग करी जाती है, उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, बिजली। तो जब बिजली सोलर की बिजली हो तो उसे फिर हम कहेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। तो प्रधानमंत्री के इस दौरे में ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर भी एब्सोल्युटली डिस्कशंस भी हुई हैं, कुछ एग्रीमेंट्स भी होने का है। और बॉटम लाइन उसमें यही है, जो ये जोन बन रहा है ना सुएज कैनाल पे, जो भारतीय इंडस्ट्रियल जोन है, वहां पर कुछ भारत की कंपनीज लोकेट करेंगी जो कि ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन में स्पेशलाइज करती होंगी।
अल हकीम मस्जिद की तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले पहुंचे। इस तरीके से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया, उन्होंने संवाद किया वहां पर और गले लगाकर जो मौलवी हैं उन्होंने स्वागत किया। और भारत के लिहाज से इजिप्ट का और ये करीब आना भारत के लिए कई लिहाज से फायदेमंद होने वाला है। लेकिन जिस तरीके का कनेक्ट प्रधानमंत्री का नजर आ रहा है, ये एक सांस्कृतिक कनेक्ट भी है, ये एक कारोबारी कनेक्ट भी है। और इस कनेक्ट के अंदर आप देख सकें किस तरीके की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं इजिप्ट से, वो बताती हैं कि इजिप्ट भी ये जानता है, इसकी अहमियत को समझता है कि भारत का नजदीक आना उसके लिए भी फायदेमंद हो सकता है। और यही वजह है कि मिस्र के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के खास मेहमान थे और महज कुछ महीनों के बाद, यानी 6 महीनों के भीतर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी इस समय काहिरा में मौजूद हैं। भारत और मिस्र के बीच की ये बढ़ती हुई जो नई नज़दीकियां हैं, ये कारोबारी रिश्तों को भी मजबूत करने वाली है। और साथ ही भारत और मिस्र दोनों बड़ी और पुरानी सभ्यताएं हैं। इन दोनों बड़ी सभ्यताओं का नज़दीक आना दुनिया के लिए एक विन विन सिचुएशन का फॉर्मूला बनाता है। रविंद्र सचदेवा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तमाम पहलू आपको समझा रहे हैं कि क्यों भारत और मिस्र का नजदीक आना बेहद खास अहमियत रखता है। सचदेवा जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की आज मुलाकात होनी है, क्या माना जाए कि इसके बाद भारत और इजिप्ट के जो रिश्ते हैं वो एक नए गियर में जाने वाले हैं? हाँ, डेफिनेटली एक नए गियर में जाने वाले हैं। और जैसे आप कह रहे हैं, ये कल्चरल लिंक्स हमारे, हम बहुत पुरानी सभ्यता है। आपको ये, हमें ये भी ध्यान याद रखना चाहिए कि पुराने वक्त में जब भारत की जो नॉलेज थी, जो यूरोप गई, वो विया इजिप्ट और अरब देशों के थ्रू गई। जो शून्य, जो जीरो है हमारा डिजिट, इसकी जो इन्वेंशन या डिस्कवरी भारत में जब हुई करीब 5th-6th सेंचुरी में, ये यूरोप पहुंचा करीब 15th सेंचुरी में जाकर के, राइट। ये भारत से गया थ्रू इजिप्ट एंड मिडिल ईस्ट, सेंचुरीज में वहां तक शून्य का इस्तेमाल होता रहा। फिर जाके यूरोप में ये जीरो का डिजिट आया। अगर जीरो ना होता तो आज की तारीख में आपके कंप्यूटर ना होते, राइट। तो इजिप्ट हमारे लिए एक बहुत पुराना लाइन है, रास्ता है। यूरोप तक हमारी नॉलेज जाती थी और ट्रेडिंग भी ऑफ कोर्स, एंड नॉलेज इनके अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी वर्ल्ड फेमस, हमारे यहाँ नालंदा, टाक्सिला एटसेट्रा। इसके अलावा इजिप्ट की जो इकोनॉमी की बात, सो ये कल्चरल बहुत स्ट्रांग है। और नॉन अलाइन मूवमेंट हमारी 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस हुई थी। मेरे ख्याल से 4 दिन के अंदर ही इजिप्ट और भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशंस खुल गए थे। इमेजिन करो, 4 दिन बाद ही मात्र हमारी इंडिपेंडेंस के इजिप्ट की एम्बेसी तो नहीं खुली थी यहाँ पे, बट वो अनाउंस हो गया था, राइट। तो इतने पुराने रिश्ते हैं। और नॉन अलाइन मूवमेंट में हमने थॉट लीडरशिप दी है दुनिया को, इजिप्ट, भारत और इंडोनेशिया ने मिलके। तो अब जब वक्त आ गया, जब मोदी कहते हैं कि ये युग युद्ध का नहीं है, ये युग है जियो और जीने दो का, जो कि कुछ हद तक नॉन अलाइन का भी प्रिंसिपल था। तो इस समय जब भारत ये रेवोल्यूशन नहीं तो कहें तो ये विचार दुनिया के हर फोरम पे ला रहा है, ऐसे में इजिप्ट 10 करोड़ की आबादी है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है इस इलाके में, राइट। ये भारत के साथ कल्चरल लिंक्स को लेकर के, और अब कुछ हार्ड लिंक्स भी, जैसे मैं बता रहा हूँ कि सुएज में हमारा भी पोर्ट होगा, तेजस, बहुत चांसेस हैं कि तेजस एयरक्राफ्ट हमारे इजिप्ट को बेचे ही नहीं जाएंगे। हमने इजिप्ट को ऑफर किया कि हम जॉइंट प्रोडक्शन भी करेंगे आपके साथ, राइट। तो हम कितने स्ट्रांगली डिफेंस में, लॉजिस्टिक्स में। रविंद्र सचदेवा जी, इस पूरी यात्रा के जहां एक तरफ रणनीतिक मायने हैं, सामरिक मायने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी मायने भी क्या इसके अंदर निकाले जा सकते हैं? क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर कहा जाए तो खासी अहमियत इजिप्ट रखता है। और इजिप्ट में प्रधानमंत्री मोदी का अगर इस तरीके से स्वागत होता है तो एक जो वाइडर एक्सेप्टेंस है, जिस तरीके का कनेक्ट प्रधानमंत्री मोदी ने गल्फ देशों के साथ बनाने की कोशिश की, इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर भी उनकी छवि और मजबूत साझेदार के तौर पर उभरती है। टोटली, एब्सोल्युटली सो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भारत के देखिए सऊदी अरेबिया के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हो गए हैं, राइट। प्राइम मिनिस्टर को वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी मिला है। सऊदी अरेबिया ने $75 बिलियन भारत में निवेश करने की ट्रैक पे आ गए हैं, कमिटमेंट करी हुई है। तो सऊदी के साथ बहुत हमारे अच्छे रिश्ते हैं। अरब एमिरेट्स, जो कि दूसरा पावर हाउस है इस इलाके में, राइट, इस्लामिक वर्ल्ड का, उसके साथ हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं। मोदी जी को शेख जायद अवार्ड मिला था। और याद रखिए, जब मोदी जी को अवार्ड मिलते हैं, ऑफ कोर्स मोदी जी का कैरिस्मा है, पर्सनालिटी है, रॉक स्टार है, तो ये अवार्ड उनके काफी, मतलब वो हकदार हैं। बट ये अवार्ड बेसिकली भारत के साथ रिश्तों के बढ़ोतरी के लिए होते हैं। कोई भी देश अगर किसी दूसरे को करता है तो तो यूएई के साथ हमारे बड़े अच्छे हैं। तो इस्लामिक वर्ल्ड में
रविंद्र सचदेवा जी, मैं आपको जरा सी देर के लिए रोकना चाहूंगा क्योंकि दर्शकों के लिए ये तस्वीरें भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस अल हकीम मस्जिद के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को न केवल पूरा टूर करवाया गया, उन्हें जो पूरी मस्जिद है वो दिखाई गई, बल्कि कुछ खास तोहफे भी दिए गए। और आप देखिए किस तरीके से उन्हें ये एक नौका जो है इसका मॉडल भी दिया गया है, क्योंकि सुएज कनाल की बात रविंद्र सचदेवा जी भी जिस तरीके से कर रहे थे, भारत को वहां पोर्ट मिलेगा और भारत और इजिप्ट के बीच में ऐतिहासिक रिश्ता रहा है, सभ्यताओं का रिश्ता रहा है और नौकाओं के जरिए रहा है। एक इजिप्शियन जो मर्तबान है वो मर्तबान दिया गया है, उन्हें एक खास किस्म का जो मर्तबान है पत्थर से बना हुआ वो दिया गया है और साथ ही उन्हें एक खास टोकन जिसके अंदर आयतें लिखी हुई हैं वो भी दिया गया है और साथ ही एक बड़ी सी तस्वीर इस अल हकीम मस्जिद की वो भी प्रधानमंत्री को तोहफे के तौर पर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ जोड़कर तमाम जो वहां लोग थे उनका अभिवादन किया, जिस गर्मजोशी के साथ उनका वहां स्वागत किया गया ये बताता है कि किस तरीके से इजिप्ट, मिस्र, वो मुल्क जिसके साथ भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं, वहां गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का न केवल स्वागत किया गया, बाकायदा उनकी अगवानी के लिए जो तमाम मंत्री हैं, तमाम जो ओहदेदार हैं, तमाम अधिकारी हैं, वो लगातार वहां पर मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री हेलियोपोलिस भी जाएंगे इस अल हकीम मस्जिद के बाद में, और ये लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं उस हेलियोपोलिस के युद्ध स्मारक के जहां पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों की जान गई थी और इस युद्ध के मैदान में भारत के उन सपूतों को, शहीदों को नमन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को आप देख सकते हैं। हेलियोपोलिस का ये वो स्मारक जहां पर तत्कालीन अविभाजित भारत के जो सैनिक थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की फौज के लिए लड़ते हुए यहां पर अपनी जान दी, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने नमन किया, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। और ये हेलियोपोलिस का वो युद्ध स्मारक, ये कॉमनवेल्थ सिमेट्री है। इस युद्ध स्मारक के अंदर प्रधानमंत्री चहलकदमी करते हुए लेकिन उसके साथ साथ उन शहीदों को भी नमन करते हुए जो यहां पर दफन है, लेकिन उनके देश से शायद ये बड़े अरसे बाद कोई प्रधानमंत्री वहां पहुंचा होगा जिसके ने वहां पर श्रद्धांजलि दी, उन शहीदों को याद किया, उन भारत के सपूतों को याद किया जो उस मिट्टी में दफन हैं, लेकिन उनकी मिट्टी से वहां पहुंचा हुआ एक शख्स, उनका जो नेता है वो वहां पर इस समय उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है, उनके परिजनों का प्रतिनिधित्व करते हुए, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री भारत के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इस समय हेलियोपोलिस, मिस्र की राजधानी काहिरा का वो युद्ध स्मारक, वहां पर जो मेमोरियल बुक होती है, जो गेस्ट बुक होती है, वहां पर प्रधानमंत्री ने अपना संदेश अंकित किया और ये कॉमनवेल्थ सिमेट्री है। ब्रिटिश काल के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारतीय सैनिक जंग के मोर्चे पर शहीद हुए, जंग के मोर्चे पर जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उन तमाम शहीदों के नाम यहां पर अंकित हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पुष्पांजलि अर्पित की, उनके बारे में जानकारी ली और साथ ही उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उन्हें नमन किया। हेलियोपोलिस प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शहीदों को समर्पित एक युद्ध स्मारक है। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले अल हकीम मस्जिद गए थे और उसके बाद उन्होंने यहां पर पुष्प चक्र भी चढ़ाया, उन शहीदों को नमन किया जिनके बारे में यहां जानकारी लिखी हुई है। ये वो भारतीय थे नागरिक जो उस समय में कॉमनवेल्थ की तरफ से जो ये वॉर सिमेट्री बनी हुई है, यहां पर उनके नाम अंकित हैं। ये वो शहीद, ये वो सैनिक जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। करीब 4000 भारतीय सैनिकों के बलिदान की गाथा यहां पर अंकित है और उन्हीं के बलिदान की याद दिलाता हुआ ये स्मारक भी है। तो मिस्र के काहिरा में बनाया गया ये कॉमनवेल्थ सिमेट्री है, युद्ध स्मारक है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शहीदों को समर्पित इस युद्ध स्मारक में जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 4000 उन भारतीय सैनिकों को नमन किया जिन्होंने पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी और तमाम 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से उन्होंने नमन किया उन शहीदों को जो उस मिट्टी में जरूर दफन हैं, लेकिन उनका सीधा नाता भारत की जमीन से है, भारत की मिट्टी से है। Zee News.